ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाई इज रिसीवर इंस्टॉल्ड इन लिक्विड लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिसीवर क्यों लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट। तो हम कलेक्ट करना चाहते हैं रेफ्रिजरेंट को, एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं। उसका आंसर क्या आएगा? सी आंसर आएगा। शाबाश, जो भी बच्चे रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सभी करें रिप्लाई तो ज्यादा अच्छा होता है, रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज। एनर्जी इस सिस्टम के अंदर, एनर्जी क्या है किसी सिस्टम के अंदर, क्या डिफाइन करते हैं? पाथ फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी क्विक आप आंसर देंगे, क्विक आंसर देंगे मेरे पास जल्दी से। ठीक है, जल्दी से जल्दी रिप्लाई आने चाहिए आपके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? कौन कौन रिप्लाई दे रहा है जी? बेटा सेकंड का जल्दी से बताइए, सेकंड का जल्दी से बताइए। अब ये ना हो कि गलत हो रहा है तो आप रिप्लाई ना करें, रिप्लाई जरूर करें बेटा, रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है बेटा? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से क्विक क्विक। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी। बेटा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पता होना चाहिए, नहीं पता तो मजा नहीं आने वाला आपको भी और मुझे भी। थोड़ा सा जल्दी से बताइए जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए ये क्या है हमारे पास, आप समझो बातों को। एनर्जी है सिस्टम में, एनर्जी। अब एनर्जी को अगर बात करें तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता पॉइंट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। अगर ये नहीं पता तो मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, पॉइंट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। देखिए पॉइंट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सिर्फ एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसको कोई मतलब नहीं आप कहां से आए, कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको ये पता है कि आपकी एंड कंडीशन क्या थी। जैसे मैं यहां पे देखता हूं कि किसी ग्राफ में अगर मैं इस पॉइंट पे बोलता हूं कि मेरे पास एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए बेटे इस पॉइंट पे मैं बोलता हूं यहाँ पे प्रेशर कितना है या वॉल्यूम कितना है, मैं ऐसे बोलता हूं। तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट फंक्शन हो गया, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी। ये क्या हो गया? पॉइंट फंक्शन हो गए। जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वो पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करते कि इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले प्रेशर कितना था, कोई मतलब नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। यहां इस पॉइंट की एनर्जी कितनी है, मैं कहूं कि इस पॉइंट पे एनर्जी कितनी है या हमारी एंथैल्पी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, तो ये इस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है ना कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ रहे हो? आप इस चीजों को नोट करते रहो बेटा। अगर पॉइंट नोट नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करते रहो बेटा। ठीक है, तो नोट करते रहो मेरे साथ। तो हमारे पास क्या है बेटा? तो एक क्या हो गया? एनर्जी क्या होगी? पॉइंट फंक्शन। पहली बात तो हमें ये, और पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन वो होता है जो पीछे वाली हिस्ट्री पे डिपेंड करता हो, पीछे वाली हिस्ट्री पे डिपेंड करता हो। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं वर्क, वर्क की बात करता हूं, तो वर्क जो है ना बेटा वो डिपेंड करता है कि कैसी हिस्ट्री रही थी, पहले कहां था पॉइंट, फिर पॉइंट कहां पे है। जैसे मैं मान लीजिए इस पॉइंट पे कहता हूं कि मेरे पास 1 पॉइंट यहां पे है और 2 पॉइंट यहां पे है, तो यहां से यहां तक आते हुए जितना वर्क हुआ उसको हम क्या कह देते हैं? वर्क। या हमारे पास हीट भी जो होती है वो भी एक पाथ फंक्शन होती है। पाथ भी और वर्क भी दोनों क्या होते हैं? मेरे पास पाथ फंक्शन। बात थोड़ी समझ आई बेटा? तो अब हम बात आ जाती है कि एनर्जी की बात करें तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? पाथ फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन, एक रह गया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हम देखते हैं कि मास इन्वॉल्व होता है। मास क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास अगर देखो दो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस हुआ है, तो इस चीज को जरूर समझना। अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है। ये लिख लिया होगा आपने, ये चीज लिख लिया होगा। तो यहाँ पे आप लिखे बेटा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव
अब बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और उसको हमेशा समझ लेना, एक्सटेंसिव। अब बेटा अगर तो अकेली एनर्जी की बात करें, अकेली एनर्जी की बात करें तो एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है क्या, एनर्जी। लेकिन अगर मैं कहूं स्पेसिफिक एनर्जी, किसी बात करूं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आ जाए तो वो क्या बन जाती है, वो इंटेंसिव बन जाती है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सटेंसिव है और पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। तो मेरे पास पॉइंट फंक्शन और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो ये इसका राइट आंसर होगा। किसी ने राइट आंसर दिया इसका? नहीं बेटा, राइट आंसर भी दिया करें बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे तो, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है, मजा नहीं आने वाला ऐसे। तो एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये एक क्या है हमारे पास, पॉइंट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात थोड़ी समझ आई? एनीवन, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? आप में से कोई भी जो डाउट पूछना चाहता है, डाउट जरूर पूछ ले बेटा। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके ग्रेट, चलें चलें आगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर आपने लिखनी है तो। पॉइंट फंक्शन क्या है, विच डिपेंड ऑन द एंड स्टेट ओनली। तो एंड स्टेट पे डिपेंड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पाथ फंक्शन की बात करें तो ये विच डिपेंड ऑन द एंड स्टेट्स एज वेल एज द पाथ। तो ये पाथ फंक्शन, हीट और वर्क की बात करें तो हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अबव क्रिटिकल प्रेशर रेशियो एडिशन ऑफ रीजनरेटर इन ब्रेटन साइकिल कॉजेस वन ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ज्यादा, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ज्यादा ब्रेटन साइकिल की बात कर रहा है, उसके अंदर अगर हम रीजनरेटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, नो इफेक्ट इन साइकिल एफिशिएंसी, lower compressor discharge temperature than turbine exhaust gas temperature, gain in cycle efficiency and loss in cycle efficiency। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताएं बेटा। थर्ड का जल्दी से जल्दी बताएं, ठीक है, थर्ड का जल्दी से जल्दी बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। तो आपके रिप्लाई का मैं वेट करता हूं बेटा। आप में से अगर देखो, इंटरेक्टिव, दिस इज द इंटरेक्टिव सेशन। अगर आप रिप्लाई करते हैं तो इससे इंटरेक्टिव बनता है सेशन, ऐसा लगता है कि आप जाग रहे हैं, सोए नहीं है। ओके, सो डी इज द राइट आंसर बेटा। लॉस इन साइकिल एफिशिएंसी, साइकिल एफिशिएंसी में लॉस होता है। अगर आप देखोगे तो ब्रेटन साइकिल में बेटा एफिशिएंसी बढ़ती है, बढ़ती है अगर हम प्रेशर रेशियो इंक्रीज करते हैं, प्रेशर रेशियो इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन अबव क्रिटिकल प्रेशर प्रॉब्लम आती है, क्रिटिकल प्रेशर से अबव, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से ज्यादा जब हो जाता है तब एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है, तब एफिशिएंसी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो हिस्से हैं बेटा, दो हिस्से हैं जिसमें आप देखोगे कि एफिशिएंसी जो है एक बार बढ़ती है, फिर बाद में फिर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो एफिशिएंसी हमारे पास चेंज होती है बेटा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के बाद वो नहीं बढ़ती, वो नहीं बढ़ती। ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट के बराबर, ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है, कार्नोट के ऑलमोस्ट बराबर आ जाती है जब हमारे पास क्या आता है कि क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आ जाता है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आ जाता है, ऑलमोस्ट उसके नजदीक पहुंच जाती है प्रेशर रेशियो, ठीक है। अब उसके आसपास पहुंच जाती है, तो उसके आसपास पहुंच जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है, इन रीजनरेशन सिस्टम why are expansion devices located closer to the evaporator। इसका रिप्लाई जरूर करें, बात सुन समझें। हमारे पास होता क्या है, यहां पे होता है इवेपोरेटर, यहां पे होता है कंप्रेसर, यहां पे होता है कंडेंसर, यहां पे होती है एक्सपेंशन वॉल्व, तो यहां पे होता है हमारे पास इवेपोरेटर।
तो ये कहता है कि एक्सपेंशन डिवाइस जो है, ये वाला एक्सपेंशन डिवाइस जो है क्लोजर टू द इवेपोरेटर, बहुत पास क्यों होता है इवेपोरेटर के, इवेपोरेटर के बहुत पास क्यों रखा जाता है? टू अवॉइड द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, अवॉइड करने के लिए, टू मिनिमाइज द हीट गेन, टू ईज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, ईज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, टू मैक्सिमाइज द हीट गेन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। कहता है कि ये एक्सपेंशन डिवाइस इसके पास क्यों लगाया जाता है, इसके नजदीक क्यों लगाया जाता है? ठीक है, दूर भी तो लगा सकते हैं, लेकिन ये पास क्यों लगाया जाता है? तो इसका रिप्लाई जरूर करें, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। फोर्थ का रिप्लाई करें, फोर्थ का। ठीक है, हाँ जी बच्चे, सो तो नहीं गए हो? ठीक है, सोना नहीं है, आपने रिप्लाई जरूर करना है, रिप्लाई जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें। ओके, तो मिनिमाइज द हीट गेन, शाबाश। टू मिनिमाइज द हीट गेन, ये है बेटा। होता क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस में से जब हमारे पास रेफ्रिजरेंट निकलता है तो अचानक से ठंडा होता है, आप समझ लो, वो अचानक से ठंडा होने लग जाता है। ठंडा होता है तो वो क्या होता है कि हमें वो ठंडक चाहिए, वो ठंडक चाहिए, और सीधा का सीधा वो जाए कहां, इवेपोरेटर में। अगर हम टाइम लगा देंगे कि एक्सपेंशन डिवाइस यहां पे होता और धीरे धीरे वो लाइन में जाता धीरे धीरे, तो वो पहले ही हीट उठा लेता, आसपास की इधर उधर की हीट उठा लेता। हमें चाहिए हीट यहां की उठानी है, उठा ली गई और की, बात समझ रहे हो? हमें चाहिए कि हीट उठाए वो इवेपोरेटर की, ना कि इधर उधर की सराउंडिंग की। अगर वो सराउंडिंग की हीट उठाता है तो ये गलत बात है, तो मिनिमाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, टू मिनिमाइज द हीट गेन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रीहीट साइकिल? इसमें से क्या है कि इनकरेक्ट क्या है? स्टीम रेट इंक्रीज करता है रीहीट करने से, टरबाइन वर्क इंक्रीज करता है, नेट वर्क डन इंक्रीज होता है, या वर्क रेशियो इंक्रीज होता है? तो जल्दी से फिफ्थ का रिप्लाई करें, फिफ्थ क्वेश्चन का जल्दी से रिप्लाई करें बेटा। एनीवन जो जल्दी से रिप्लाई करता है, मजा आता है मुझे भी। इसमें से क्या होगा? देखो, रीहीट तो याद है ना, रीहीट क्या है, टरबाइन में स्ट्राइक करती है स्टीम, उसके बाद वहां से निकलती है तो बेटा दम अपना निकाल चुकी होती है, लेकिन उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि रीहीट किया जाए, दोबारा से फिर से गर्म किया जाए, उसको दोबारा से गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद फिर से यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, तो रीहीट करने से क्या होगा, फिफ्थ का। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनकरेक्ट माना गया बेटा। तो स्टीम रेट जो है इंक्रीज नहीं होती, बस स्टीम रेट जो है इंक्रीज नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। ये भी होता है, टरबाइन वर्क इंक्रीज होता है, नेट वर्क डन इंक्रीज होता है, वर्क रेशियो भी इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा जी बेटा, ए होगा बेटा इसका। वर्क रेशियो भी इंक्रीज होगा, टरबाइन वर्क हमारे पास, टरबाइन वर्क जो है इंक्रीज होगा, नेट वर्क डन इंक्रीज होगा। शाबाश। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा। ओके, बेटा ये मैं साइड हो जाता हूं, इसमें पढ़ लीजिए। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, तो इनको आपको मैच करना है। तो देखिए, 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबैटिक, ये किसके साथ मैच होता है? ठीक है, पहले वो मैच कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 आइसोथर्मल 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, और 2 एडियाबैटिक्स एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सब कुछ मैच कर दीजिए, मैच कर दीजिए और मुझे राइट आंसर दीजिए। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए, आराम से करिए, कोई बात नहीं। जल्दी से, क्विक। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करें या नहीं? तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक किसमें होते हैं। आइसोथर्मल हो और एडियाबैटिक हो, 6 का ए। प्रमोद मीना जी कह रहे हैं ए। जल्दी से बाकी भी बताएं बेटा। सो ए, लेट सी कि ए है या नहीं। तो हमारे पास देखो, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक, ये किसमें होता है, ये होता है कार्नोट में। तो फर्स्ट का ए का क्या था, 3, ए का 3 ये रहा, और ये रहा ए का 3 दोनों में।
टू मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये दोनों तो गए, उड़ गए। इसी तरह से आपने मैच करते हुए उड़ाते जाना होता है। टू आइसोथर्मल है और टू कांस्टेंट वॉल्यूम है, दो आइसोथर्मल होने चाहिए और दो कांस्टेंट वॉल्यूम होने चाहिए। वो किस केस में होगा? तो अब वो होता है स्टर्लिंग के केस में। वो किसके केस में? स्टर्लिंग के केस में। तो बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो टू एडियाबैटिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, दो कांस्टेंट वॉल्यूम किस में होते हैं? ये होता है ऑटो में, तो ये आ गया ऑटो में। तो सी का 1, सी का, तो ये कट गया, ये रह गया। डी का 2 मतलब वही रह गया, टू एडियाबैटिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जूल साइकिल में होता है या ब्रेटन साइकिल जिसे हम बोल देते हैं। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, शाबाश। इसी तरह से हम देखो बेटा, जितने भी ग्राफ्स हैं ये, इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। सो हमें क्या करना है, एक बड़े बड़े पोस्टर बनाओ बेटा, घर में, रूम में एक बड़े बड़े पोस्टर बनाओ, ठीक है, और उस पे लिखते जाओ जितना लिख सकते हो बेटा। कॉपी में लिखना, एक तो ये गलत बात जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, बच्चों को है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। इतने स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं कि उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा अपनी दीवारें भर दो। गालियां खानी है घर वालों से, खा लो, कोई बात नहीं, वैसे तो घर वाले खुश होते हैं कि पढ़ाई कर रहा है। जितनी दीवारों पे लिख सकते हो आप, पोस्टर चिपका सकते हो, चिपका दो, हर चीज के पोस्टर बना के चिपकाते हो, ठीक है। और जितना संक्षेप में लिख सकते हो उतना जल्दी से जल्दी संक्षेप में लिख के लगाते रहो। जब भी चाय पियो, रोटी खाओ, सामने आपके लिखा होना चाहिए, ठीक है। आगे चले। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। बुल्स आई रेफर्स टू टाइप ऑफ, देखो ये अजीब सा है क्वेश्चन, अजीब सा है, मुझे लगता है शायद मैं क्या कहूं, मैंने भी खुद नहीं सुना था इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बुल्स आई रेफर्स टू टाइप ऑफ, तो बुल्स आई, तो ये अजीब सा वर्ड है ना, बुल्स आई, तो इसके बारे में बताएं बेटा। ओके, मैं इसको जल्दी से जो भी आप रिप्लाई करना चाहते हैं आप रिप्लाई जरूर करें, इसके बारे में रिप्लाई जरूर करें। तो ये बेटा होता क्या है, ये होता है बुल्स आई जो है, ये 7th क्वेश्चन हो गया हमारा, 7th क्वेश्चन हो गया। तो ये एक्चुअली क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं बाई कलर गेज। बाई कलर गेज, बाई मतलब दो कलर का गेज जब होता है उसको वो बुल्स आई कहते हैं। कहां यूज होता है? ये केस में यूज होता है, यहां पे देखेंगे तो ये इस तरह का होता है बेटा, ये बॉयलर में यूज होता है और 2 कलर का इसके अंदर होता है, ये देखिए 2 कलर का लिक्विड होता है इसके अंदर, और इसको हम यूज करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर की तरह आपको देखने को मिलेगा, ये बुल्स आई बोल देते हैं हम। ये वही नंबर 1 की बात, 1 नंबर की बात है, बहुत बड़ा होता है 1 नंबर, तो हमें ये लेना ही लेना है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर जो होते हैं बेटा, देखिए डायरेक्ट वाटर लेवल इंडिकेटर ये होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, ये सीधा स्टीम ड्रम के साथ जोड़ते हैं इसे, ठीक है, स्टीम ड्रम के साथ जोड़ते हैं इसे, और ये अलग अलग होते हैं, इनके नाम लिख लीजिए बेटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा लिखा हुआ यहाँ पे, तो अलग अलग है, नाम लिख लो इसको। ट्यूबुलर टाइप होता है, ट्यूबुलर, रिफ्लेक्स, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, और हमारे पास ट्रांसपेरेंट के बाद ट्रांसपेरेंट, चलो स्पेलिंग देख लेना बेटा। बाई कलर होता है, बाई कलर जो हमने बोला अभी, बुल्स आई, ठीक है। और लास्ट है पोर्ट टाइप, पोर्ट टाइप। तो ये नाम लिख लो, कहीं इनमें से कोई देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये वाटर लेवल इंडिकेटर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो आईसी इंजन से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके पास आईसी इंजन से है, तो इनमें से कहता है कि कौन सा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है। ओके, वेलोसिटी फील्ड सिस्टम, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर फील्ड सिस्टम, या स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम, तो इसमें से कौन सा होगा? क्विक थोड़ा सा रिप्लाई करें बेटा। ये है 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन का आप रिप्लाई करेंगे, 8th ए, 8th बी, 8th सी, 8th डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एनीवन? तो आपने सुना तो है ये वेट सम्प लुब्रिकेशन, सो ए इज द राइट आंसर बेटा, ए इज द राइट आंसर। ये भी हमारे पास वेट सम्प होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। स्प्लैश एंड प्रेशर वाला ये नहीं होता, ये कुछ सुना ही नहीं है, वेलोसिटी फील्ड सिस्टम हमने किया ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम वैली एंगल ऑफ एश होपर यूज्ड इन ड्राई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
पहली बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है वो कहाँ लगा होता है, वो आप देखोगे तो जब धुआं निकलता है, जब हमारे चिमनी में से धुआं निकलता है, उस धुएं को निकालने के लिए तो जैसे बॉयलर में आप आग जलाते हो तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो अगर मान लीजिए स्काई में जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देते हैं ताकि वो क्या करे, जो हार्मफुल कार्बन कंटेंट है और गैसेस है उनमें से कोई कण जो है जो खराब कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, उनको चिपका ले, उनको रख ले अपने पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें एक होता है एश होपर, उसका एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन, 9th का सी, शाबाश, सी इज द राइट आंसर 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री होना चाहिए बेटा, 55 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखोगे तो ये होता है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो यहाँ पे ये देखोगे तो इसको हम एश होपर बोल देते हैं। ये 55 डिग्री का एंगल होता है इसमें। तो हमारे पास ये 55 डिग्री का एंगल होता है, 55 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रेशर रेशियो ऑफ गैस पावर प्लांट साइकिल corresponding to maximum work output for a given temperature limit will be। तो हमारे पास कहता है, देखो प्रेशर रेशियो की बात करें तो हमारे पास प्रेशर रेशियो होती है, हमारे पास प्रेशर रेशियो होता है, ब्रेटन साइकिल में हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो उसको टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर के लिमिट मैंने एक अलग से आपको बताया था कि ये टेम्परेचर के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो। तो टेम्परेचर की टर्म्स में जो लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। सीधा सीधा रेक्टिफिकेशन है बेटा, इसमें कोई वो नहीं है कि आप फॉर्मूला बनाने बैठ जाओगे। तो ये सिर्फ फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर, तो हमने पहले 9th 10th है क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये क्या है, इसमें राइट आंसर है सी बेटा। तो आप याद कर लो इसको, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम 10 बार इसको लिखो, अलग अलग जगह पे लिखो, अपने आप धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। गामा बाय 2 गामा माइनस 1, ठीक है। तो जिनको जरूरत है बेटा वो तो 10 बार कम से कम इसको लिखो, जिनको नहीं जरूरत उसको एक बार देख के छोड़ सकता है। देखो ये उल्टा पुल्टा करके ना, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके 2 यहां लिख दिया, गामा वहां लिख दिया, कुछ भी मैक्सिमम को मिनिमम उल्टा पुल्टा कर दिया, हमारा दिमाग घुमा देते हैं। तो हमें रट्टा कैसे मारना है वो देखना है आपको, ठीक है। लेकिन एक नंबर फिर से अगेन बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द फंक्शन ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज टू, कैपिलरी ट्यूब का क्या फंक्शन होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कंट्रोल फ्लो करने के लिए, रिड्यूस कंपोनेंट वेट के लिए, इंप्रूव सीओपी के लिए, प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ कूलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो आसान है, ये तो आसान है। 11th क्वेश्चन का रिप्लाई करें, 11th क्वेश्चन का रिप्लाई करें। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन डाला बेटा, ठीक है। जी, कितनों का आएगा, कितनों का आएगा? देखो हमारे दिमाग में आए ना, हमारे दिमाग में आए जो कि कैपिलरी ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है। तो इसमें मेन फंक्शन जो है मैं आपको पहले बताता हूं, दिमाग हमारा जो कहता है वो एक ही है कि प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ये ऑब्वियस है, ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है। लेकिन कुछ कंफ्यूजन जो क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं एसएससी वाले भी, क्योंकि एक बार उन्होंने इसको राइट आंसर जो है कंट्रोल फ्लो को भी कर रखा है, कंट्रोल फ्लो को भी कर रखा है। तो आप अगर मानोगे कि नहीं सर एसएससी की बात माने तो किसकी माने, तो थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम है, ठीक है। तो होता है बेटा, ये हम नहीं कुछ कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक जो पंगा होता है वो हो जाता है कि आप तो जो मानते हैं कि हम ये हमारा ये आंसर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एसएससी की भी बात माननी पड़ती है, ठीक है, एसएससी की बात भी माननी पड़ती है। तो हमारे पास इसमें कंट्रोल फ्लो होगा बेटा, इसका राइट आंसर आप कंट्रोल फ्लो ही रखें हमेशा अपने पास। फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है, फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो हमारा दिमाग तो प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ कूलिंग ही बोलता है, लेकिन ये फंक्शन इसके लिए होता है। तो इसको देख लो,
तो हमारे पास क्या करता है, एक पहला काम तो हमारे पास बेसिक फंक्शन क्या है एक्सपेंशन डिवाइस का, रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू एवापोरेटर प्रेशर। पहली बात तो प्रेशर कम करता है, ये हमें पता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रेगुलेट और कंट्रोल द रेफ्रिजरेंट फ्लो, कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, क्यों, फ्रॉम हाई प्रेशर लिक्विड लाइन इनटू द इवेपोरेटर एट द रेट इक्वल टू द इवेपोरेशन रेट इन द इवेपोरेटर। तो इसका बहुत ही जरूरी काम सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सुनो, ये यहां पे एक्सपेंशन डिवाइस आ गया और ये आगे जाने देगा लिक्विड लाइन में, यहां पे इवेपोरेटर के अंदर, यहां से हो रही है इवेपोरेशन, जिस रेट पे इवेपोरेशन हो रही है उसी रेट से यहां से फ्लो हो, जिस रेट से यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड एंटर कर रहा है और वेपर बन के बाहर आ रहा है। मान लीजिए मैं ऐसे एक वैल्यू बोलता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसे कुछ भी बोल रहा हूं, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। यहां से 2 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से यहां से इवेपोरेशन होकर बाहर जा रहा है और यहां से भी 2 के हिसाब से आना चाहिए, तो ये कंट्रोल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल। तो हमारे दिमाग में जो चीजें चलती हैं उसके अगेंस्ट भी हमें चलना पड़ता है, तो ये रीजन इसका बन जाता है, ठीक है जी। शाबाश शाबाश शाबाश, ओके ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर इन लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज यूज्ड एज। तो वाटर लिथियम ब्रोमाइड में, वाटर जो है, ठीक है, वाटर इन लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, कूलिंग सब्सटेंस, ऑक्सिलरी रेफ्रिजरेंट या एब्जॉर्बेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सारे रिप्लाई करें बेटा, जितने भी बच्चे लाइव हैं सारे रिप्लाई करा करें, रिप्लाई करा करें, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई, ठीक है। रिप्लाई करते हो तो बहुत अच्छी बात है, रिप्लाई करें बेटा इसको। वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में क्यों यूज किया जाता है, किस एज ए क्या यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन है हमारे पास, 12th, इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें एनीवन? थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करा करो यार, थोड़ा जल्दी रिप्लाई करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भी जाएं जी। शाबाश। रेफ्रिजरेंट, तो एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं वाटर को, देखो, और ये वही यूज होता है बेटा जहां पे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हमें नहीं करना, मतलब हमें आइस नहीं बनानी, आइस नहीं बनानी, तो हमें पता होना चाहिए कहाँ यूज करना है हमें। तो उसमें वाटर वाला, मतलब ये वाला लिथियम ब्रोमाइड वाला यूज करते हैं, सिस्टम हम यूज करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई इज द रेशियो ऑफ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी रेशियो होता है ये बता दें। relative humidity phi is the ratio of, जल्दी बेटा जल्दी, इसका रिप्लाई कर दे, इसका रिप्लाई करें। relative humidity phi is the ratio of, सिक्सटीन का, कोई ए कोई बी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो, मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ मिक्सचर, ये पूछ रहा है। मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ मिक्सचर एट सेम डीवीटी, मास ऑफ वाटर वेपर टू मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ वाटर वेपर इन मिक्सचर एट सेम डीवीटी। तो हमारे पास क्या है, ये होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखो हमारे पास एक ना यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लीजिए 1 किलोग्राम का बॉक्स है, एक सॉरी इस तरह से 1 मीटर क्यूब का बॉक्स है, इस तरह से कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने हवा, मतलब हवा तो होती है पहले से, तो हम इसके अंदर कह रहे हैं कि हवा है। मैं यहां से पानी की स्प्रे लाता हूं, ठीक है, यहां से पानी की स्प्रे लाके इस बॉक्स में डालता हूं,
जब तक ये एयर इसके अंदर पानी जाता रहेगा। आप चाहे करके देखिए, अगर घर हवा घर में ना इस तरह से स्प्रे कीजिए, हवा के अंदर पानी गायब हो जाता है, हवा के अंदर पानी गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी गायब होता रहेगा। तो ये जितनी देर एयर अपने अंदर पानी को समाता रहेगा, और दे दो पानी, और दे दो पानी, और दे दो पानी, उसके बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाती है कि अब और ज्यादा मैं पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एयर जो है हाथ जोड़ देती है कि अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मैक्सिमम मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो वो मैक्सिमम पॉसिबल होता है कि इतना कर सकता है। मैं मान लेता हूं कि इसको मैक्सिमम जो आना था इसके अंदर, मान लेते हैं, चलो कोई वैल्यू मान लेते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए 20 ग्राम हवा आ सकती थी, मैक्सिमम आ सकती 20 ग्राम, लेकिन अभी आई है इसके अंदर 10 ग्राम। तो ये 50% भर चुका है, 50% भर चुका है। मैक्सिमम आ सकती 20 ग्राम, आई है 10 ग्राम, तो 50% भर चुका है। इसी ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आ सकता था 20 ग्राम पानी इसके अंदर मैक्सिमम, और आया है 10 ग्राम, तो ये 50% बढ़ा है। तो सी इज द राइट आंसर। 16 का सी जो है वो राइट आंसर है। क्या मास ऑफ वाटर वेपर है, टू द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ मिक्सचर। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना आ सकता है 20, आया कितना है 10। इन दोनों की रेशियो क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ओके, पढ़ो बेटा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ते कम हो, मुझे लगता है थोड़ा कम पढ़ते हो, ठीक है। जितने भी जहां से भी एमसीक्यू मिलते हैं दबा के करो, और जितनी बार करोगे एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो, मैं आपको कहूं कि आप ऐप में या आप ऐप में ना होते, ठीक है, फिर मैं कहता कि सर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो आप कहां आगे चल सकते हैं। अगर थ्योरी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो थ्योरी आपने पढ़ चुके हो, थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है। अब आपकी जो कमी रह रही है वो एमसीक्यू में रह रही है। डेली के आप टारगेट रख सकते हो। एक मुझे बताओगे कितना टारगेट रखते हो आप, कितने एमसीक्यू करते हो एक दिन में? आप में से किसी ने कोई टारगेट रखा है कभी कि मैं इतने एमसीक्यू करूंगा ही करूंगा? कभी कोई टारगेट रखा है आप में से किसी ने? एनीवन? किसी ने कोई टारगेट रखा है कभी कि सर मैं इतने एमसीक्यू करके सोता ही हूं, इतना तो करूंगा ही करूंगा? किसी ने कोई टारगेट रखा है कभी? बताइए। एनीवन? कितना टारगेट लेके चलते हो बेटा? कितना टारगेट लेके चलते हो कि इतना एमसीक्यू तो करने ही करने हैं? 45? ओ माय गॉड। ओके, और बाकी 45 कह रहे हैं वो, और बाकी बच्चे कितना लेके चलते हैं? नो सर, टारगेट नहीं है तो मजा नहीं है। और कोई? हाँ जी बेटा, कितना आप लेके चलते हैं? इतना तो आपको करना ही करना है। तो बेटा ये जो टारगेट है आपको आज के लिए दे रहा हूं, ठीक है। आपकी मर्जी है, करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम जो है वो कम से कम आप 100 से ले लो। एक बार 100 लिख लो टारगेट। 100 एमसीक्यू करने ही करने हैं, ठीक है। चलो कॉलेज के एग्जाम कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर फ्री हो, आप अगर सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो 100 कम से कम एमसीक्यू करने ही करने हैं। अगर आप बढ़ा सकते हो तो इसको 150 तक ले जाइए या 200 तक ले जाइए। इतने एमसीक्यू एक दिन के करने ही करने हैं, तब जाकर आपके जो है एमसीक्यू बहुत सारे जो है कवर होते हैं। ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। Normally the following condenser is used in big refrigeration system of air conditioning plant। तो कहता है कि कंडेंसर कौन सा यूज करते हैं जब बड़ा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है हमारे पास, तो उसमें डबल ट्यूब वाला, शेल एंड ट्यूब वाला, शेल एंड कॉइल वाला, या इवेपोरेशन कंडेंसर यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं बेटा? रिप्लाई करें, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें इसका। तो कौन सा यूज करेंगे? 17 नंबर जो है वो बताएं। 17 नंबर। देखो एमसीक्यू तो बेटा मुझे लगता है बहुत ज्यादा करने चाहिए, इससे भी ज्यादा, जितने ज्यादा आप कर सकते हैं एमसीक्यू करने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बेटा शेल एंड ट्यूब कंडेंसर जो होता है वो बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं। बड़े वाले रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं। आप इसको लिख लीजिए बेटा,
डबल ट्यूब कंडेंसर जो है वो 10 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डबल ट्यूब वाला 10 टन रेफ्रिजरेशन तक यूज होता है। शेल एंड ट्यूब जो होता है 2 टन से लेके 1000 टन तक, देखिए कितना बड़ा है, 1000 टन की रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हैं। शेल एंड कॉइल जो है 50 टन तक कर सकते हो, और इवेपोरेशन वाला 5 से लेके 200 तक कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, शेल एंड ट्यूब का यूज करते हैं। तो क्विक इसको लिख लीजिए, क्विक इसको लिख लीजिए, जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा क्विक लिखे बेटा इसको, क्विक। ओके, आई होप ये चीज आपने लिख ली होगी बेटा, लिख ली होगी। डबल ट्यूब, शेल एंड ट्यूब, शेल एंड कॉइल, इवेपोरेशन कंडेंसर। बेटा इवेपोरेशन कंडेंसर देखो कह तो रहा है 200 टन, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा नहीं है, 200 टन भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा देखो कितना है, 1000 टन। तो यही तो दिक्कत है कि ये बिग, ये मुझे इसकी भाषा बड़ी गलत लगती है, ये वाली, ये लाएंगे बिग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये क्या बिग होता है? ये तो अनपढ़ों की भाषा है, सच बताऊं तो ये अनपढ़ों की भाषा है। कि चाय कैसी रखनी है, कि मीठा कितना रखा है, हम कहते ठीक ठीक मीठा रख दे। अब भाई ठीक ठीक क्या होता है? या ज्यादा मीठा डाल दे या कम मीठा डाल दे, ठीक है। हम जो इंजीनियर होते हैं ना, ऐसी बातें नहीं करते कि छोटा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बड़ा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये क्या होता है छोटा बड़ा? यहाँ टन लिखना चाहिए कि 500 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कौन सा आप यूज करोगे, तब तो मैं समझू बिग का मतलब। अब यहाँ पे बिग लिख दिया, बिग तो ये भी है, तो हाँ देखो 200 टन भी बिग है, दो ये नहीं है क्या है, इवेपोरेशन सिस्टम यूज कर सकते हो, कंडेंसर यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन बिग वो कह रहा है बहुत ज्यादा बिग, तो उसमें ये सीधा सीधा है, ठीक है। तो गलत है, सच में बताऊं तो, सच में बताऊं तो ये गलत है सिस्टम, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसका राइट आंसर जरूर दे। तो 18 आ जाएगा, 18 नंबर आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18, ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है हमारे पास शायद, तो इसका बताएं बेटा 18वें का, जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताएं बेटा। 18, तो हमारे पास 18 में कहता है कि साइक्लिक इंटेग्रल डी क्यू बाई टी इज 0, then cycle is reversible. If cyclic integral of dq by t is less than 0, the cycle is irreversible. Cyclic integral of dq by t is greater than 0, the cycle is impossible. और हमारे पास if cycle integral of dq by t is greater than or equal to 0, the cycle is irreversible. So इसमें wrong क्या है, वो है d। ये रीजन क्या है वो सुन लो, इसको हम क्या देते हैं बेटा, क्लॉशियस इनइक्वालिटी, क्लॉशियस इनइक्वालिटी, ये याद कर ले बेटा। इसमें क्या होता है, साइक्लिक इंटेग्रल ऑफ dq बाई टी, ये वाला dq बाई टी, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, याद कर लो इसको। क्लॉशियस इनइक्वालिटी में ये याद कर लो, साइक्लिक इंटेग्रल ऑफ dq बाई टी जो होता है लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर तो ये 0 हो गया, अगर तो ये 0 हो गया, देन साइकिल इज रिवर्सिबल। इसको हाईलाइट करके लिख लो बेटा, इसको हाईलाइट करके लिख लो, ठीक है। मुझे लगता है ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, तो कवर अलग से भी करूंगा, लेकिन यही है बात, यही है क्लॉशियस इनइक्वालिटी है क्या, कि साइकिल रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा, या ये साइकिल ही पॉसिबल नहीं है। ये किससे पता चलता है, ये क्लॉशियस भाई साहब ने बता दिया। उन्होंने एक हमारे पास एक इक्वेशन दे दी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये या तो उससे कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अगर हो गया इक्वल टू 0 तो साइकिल क्या है, रिवर्सिबल है। अगर हो गया लेस देन 0 तो ये इरिवर्सिबल बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मतलब क्या है, इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल साइकिल है, कि साइकिल आप बना ही नहीं सकते। ये बताइए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंप्रेसर फॉर पीवी डायग्राम शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा है, ये बता दे। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बता दो।
जल्दी से बताओ बेटा, पीवी डायग्राम से क्या पता चल रहा है? चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो मतलब क्या है, ये कंप्रेसर लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? कंप्रेसर लगा हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बढ़ रहा, चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये इंटरकूलर लगा है बेटा। ये क्या है? इंटरकूलर। इंटरकूलर यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, इंटरकूलर में वॉल्यूम कम होता है लेकिन प्रेशर का कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर से प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अगेन ये क्या है? कंप्रेसर। तो ये क्या हो रहा है? ये स्टेजेस है अलग अलग कंप्रेसर की, और 2 स्टेज है और विद इंटरकूलर है, विद इंटरकूलर है। सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटे, कल मिलते हैं।